हेलो फ्रेंड्स, यदि आप लोगों ने JSSC CGL का फॉर्म भरा हो या फिर JSSC के माध्यम से सिपाही उत्पाद का फॉर्म भरा हो, ITI इंस्ट्रक्टर के लिए फॉर्म भरा हो, तो किसी भी JSSC के माध्यम से यदि आपने फॉर्म भरा है, JSSC का फॉर्म भरा है झारखंड के लिए, तो उसमें हर एग्ज़ाम के लिए एक आपको पेपर 2 सिलेक्ट करने के लिए आया होगा, जिसमें आपने नागपुरी, हिंदी, इंग्लिश जो भी आपने सिलेक्ट किया हो, तो पेपर 2। तो उसमें क्या है कि यदि आपने हिंदी को आपने सिलेक्ट किया है ऑप्शनल पेपर के लिए, तो फिर हिंदी में एक चैप्टर पढ़ना है आपको, पाश्चात्य साहित्य सिद्धांत। तो उसी हिंदी के पाश्चात्य साहित्य सिद्धांत के तहत हम प्लेटो के जितने भी प्लेटो काव्य सिद्धांत क्या है, अनुकृति क्या है, उनकी काव्य सत्य क्या है, प्रेरणा क्या है काव्य से, उसमें हम पढ़ेंगे। थोड़ा सा आप सिलेबस देख लीजिए, क्या है हिंदी का सिलेबस और क्या है पाश्चात्य साहित्य सिद्धांत का सिलेबस, देख लीजिए आप। तो चलिए हम देखते हैं उसमें प्लेटो। देखिए प्लेटो के बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे, इसके बाद प्लेटो का काव्य सिद्धांत क्या है देखेंगे, ठीक है। तो बस आप देखिए, प्लेटो का जन्म जो है एक कुलीन वंश में हुआ था। कुलीन वंश मतलब आप जानते होंगे, कुलीन वंश उसे बोलते हैं जिसका अच्छा खासा बैकग्राउंड हो, ठीक है। उनके माता पिता ने अरिस्टोक्लीस नाम दिया था। उनका बचपन का नाम या क्या हो गया, मतलब अरिस्टोक्लीस। आपको देखिए ये सब एग्जाम में आ सकता है, ये सब पॉइंट टू बी नोटेड है, ठीक है। आ जाएगा कि प्लेटो का बचपन का नाम क्या था, तो अरिस्टोक्लीस नाम दिया गया था, ठीक है। किंतु उनके शरीर के आकार प्रकार को देखकर मलल गुरु थे, उन्होंने उनके आकार प्रकार को देखकर क्या नाम दिया, प्लाटोन नाम दिया, प्लाटोन। तो यदि आपको ऑप्शन में आ जाए कि उनके माता पिता का दिया हुआ नाम क्या था, प्लाटोन, अरिस्टोटिकल, प्लेटो, तो उससे माता पिता में अस्तित्व क्लीस होगा। और मलल गुरु का यदि एग्जाम में आ जाए कि मलल गुरु ने उन्हें क्या नाम दिया था, तो उसे मारिएगा प्लाटोन। तो इसी तरह से बस देखते चलना है, एक बार आप यदि देख लेते हैं वीडियो को, तो आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगी सारी चीज़ें, ठीक है। जहाँ जो भी नोटेड पॉइंट होंगे हम वहाँ पे थोड़ा सा आपको खुद ही हिंट कर देंगे, ठीक है। तो मलल गुरु ने उन्हें क्या नाम दिया था, प्लाटोन। आकार प्रकार को देखकर, किस बेस पे, उनके शरीर के आकार प्रकार को देखकर। तो फिर आकार प्रकार को देख के यदि उन्होंने नाम दिया था, तो फिर प्लाटोन का कोई अर्थ होगा। तो प्लाटोन का अर्थ क्या है, चौड़ा चक्रा, ठीक है, चौड़ा चक्रा। चौड़ा लंबा भी एग्जाम में आ सकता है कि क्या था, उनके प्लाटोन का अर्थ क्या था, चौड़ा लंबा, चौड़ा चक्रा, चौड़ा मोटा, इस तरह से आ जाएगा ऑप्शन में। तो ये चीज़ें आपको ध्यान से देना है, ठीक है। नहीं तो आप बस मन में बैठा लेंगे कि चौड़ा चपटा, चौड़ा लंबा मतलब विशाल टाइप का, ऐसा मन में बैठा लेते हैं पढ़ते समय कि विशाल देख के नाम दिया गया था, तो उसमें ऑप्शन में चौड़ा लंबा भी दे देगा, आपको लगेगा हाँ यही सही होगा। नहीं, चौड़ा चक्रा, इसलिए पॉइंट को इस तरह से ध्यान देना है, चौड़ा चक्रा, ठीक है। अरबी फारसी परंपरा में यही नाम अफलातून के रूप में प्रसिद्ध हुआ। अरबी फारसी परंपरा में ये नाम कौन सा, प्लाटोन नाम अफलातून के रूप में प्रसिद्ध हुआ अरबी फारसी में, ठीक है। लेकिन विश्व की अनेक भाषाओं में उन्हें प्लेटो नाम से जाना गया। विश्व के अनेक भाषाओं में, इसका मतलब कि मैक्सिमम लोग जो उन्हें जाने विश्व में, वो प्लेटो नाम से ही जाने। क्या नाम से जाने, प्लेटो नाम से जाने, ठीक है। चलिए अब क्या है, प्लेटो के दुर्भाग्य की भी एक कहानी है। क्या है वो, बचपन में ही पिता की मृत्यु हो गई और माता ने दूसरा विवाह कर लिया। मतलब इनके सिरे से माता पिता दोनों की साया खत्म हो गई, प्रेम खत्म हो गया। माता ने दूसरा विवाह कर लिया और पिताजी की मृत्यु हो गई। उनका बचपन एक ऐसे पारिवारिक परिवेश में बीता जिसके सदस्य लंबे समय से एथेंस की राजनीति में सक्रिय भाग लेते चले आ रहे थे। अब उनका जो बचपन बीता ऐसे पारिवारिक परिवेश में कि जिसके सदस्य जो है लंबे समय से एथेंस की राजनीति, एथेंस यूनान जो है कंट्री,
एथेंस की राजनीति में सक्रिय भाग लेते चले आ रहे थे, मतलब वहाँ की राजनीति में अच्छा खासा उन लोग का पार्टिसिपेशन था। ठीक है, प्लेटो ने स्वयं प्रत्यक्ष राजनीति में भाग नहीं लिया, लेकिन प्लेटो ने राजनीति में भाग नहीं लिया, किंतु यह सच बात है कि उनके संस्कारों और विचारों में राजनीति रमी हुई थी। युवा प्लेटो, जिनकी उम्र 20 वर्ष रही होगी, महान दार्शनिक सुकरात के संपर्क में आए। युवा प्लेटो मतलब जब वो युवा हुए, बचपन में मलल गुरु। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, बचपन के गुरु कौन हुए? मलल गुरु। ठीक है, और फिर क्या है, जब ये युवा हुए तो किनके संपर्क में आए? महान दार्शनिक सुकरात के संपर्क में आए। महान दार्शनिक मतलब फिलोसफर। ठीक है, दार्शनिक सुकरात के संपर्क में आए। ठीक है, उनकी पूरी शिक्षा दीक्षा सुकरात की छत्र छाया में हुई। तो मेन जो उनकी शिक्षा दीक्षा हुई वो सुकरात की छत्र छाया में हुई। इतना ही नहीं, वे सुकरात के मृत्यु क्षण तक उनके साथ रहे। ठीक है, मतलब कि पूरा इनका जीवन पे जो प्रभाव है सुकरात का प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, देख रहे हैं इस तरह से 28 वर्ष की अवस्था से लगभग 12 वर्ष तक प्लेटो देश देशांतर में भ्रमण करते रहे। जब वो 28 वर्ष के हो गए तब से उन्होंने देश में कई देशों में भ्रमण करना शुरू किया और 12 वर्ष तक वो कई देशों में घूमे और इसके बाद में फिर एथेंस ही लौट गए परिपक्व होकर, वैचारिक रूप से परिपक्व होकर। ठीक है, वैचारिक मतलब अपनी सोच से, विचार से, या उनकी जो फिलॉसफी है उससे कहिए। ठीक है, देखिए वैचारिक रूप से परिपक्व अपनी फिलॉसफी क्या होती है? जब आप आपका जो फिलॉसफी होता है, हर व्यक्ति का एक फिलॉसफी होता है और वो फिलॉसफी का निर्माण उसका कैसा होता है? जिस परिवेश में पला होता है, जो देखता है, जो उस पर बीतता है, वही उसकी फिलॉसफी हो जाती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आप एक ऐसे परिवेश में बीते जहां आपको अच्छा खासा प्रेम मिला, अगल बगल से मिला, परिवार से मिला, तो आपको हमेशा ऐसा महसूस होगा कि दुनिया बहुत अच्छा है, दुनिया में सारे एक दूसरे से प्रेम करते हैं। अगर आपकी जीवन या बचपन ऐसे जगह पे बीता जहाँ हर जगह नफरत भरे हों, घर में भी बाहर में भी, तो आपको ऐसा महसूस होगा कि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। तो वो आपकी माइंड की फिलॉसफी हो जाएगी। तो यही माइंड की, प्रत्येक व्यक्ति की अपनी फिलॉसफी होती है, लेकिन जिस व्यक्ति का फिलॉसफी से कुछ बड़ा लोग उसे अपनाते हैं, उस पर चलते हैं, उसकी फिलॉसफी फेमस हो जाती है तो उसे दार्शनिक बोला जाता है। ठीक है, दार्शनिक। ऐसे तो हम अपने सोच के खुद हम भी दार्शनिक हैं, क्योंकि हम जो सोचते हैं हमें लगता है वही सही है। ठीक है, तो इस तरह से चलिए, जब वो वैचारिक रूप से परिपक्व हो गए तो फिर वे एथेंस लौट गए। प्रौढ़ प्लेटो ने लौटकर उस प्रसिद्ध एकेडमी की स्थापना की जिसे यूरोप का सर्वप्रथम विश्वविद्यालय कहलाने का श्रेय प्राप्त है। तो जिस एकेडमी की प्लेटो ने स्थापना किया उसे यूरोप का सर्वप्रथम विश्वविद्यालय कहलाने का श्रेय प्राप्त है। प्लेटो से संबंधित तथ्य यह बात भी सामने लाते हैं कि किशोर और युवा प्लेटो की रुचि काव्य रचना में थी। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, प्लेटो से संबंधित यह तथ्य भी सामने आते कि किशोर और युवा प्लेटो की, आप उनके जीवन के हर भाग पे ध्यान दीजिए। ठीक है, क्योंकि जब भी है वो दार्शनिक है, उनमें परिवर्तन हो रहा है उनके विचारों में, तो हमेशा परिवर्तन हो रहा है। यहाँ पे जब किशोर और युवा की अवस्था में, तब उनकी रचना क्या चीज़ में थी? काव्य रचना में थी उनकी रुचि। ठीक है, किंतु सुकरात के संपर्क में आने पर वो अपनी काव्य रचनाएं उन्हें नष्ट कर दी और रचनात्मक कर्म समाप्त। आज भी उनकी काव्य रचना में कुछ अंश ऑक्सफोर्ड बुक ऑफ ग्रीक वर्क में संकलित है। जो काव्य रचना किए हैं वो उनका संकलित है कहाँ पे? ऑक्सफोर्ड ऑफ ग्रीक वर्क में संकलित है। ठीक है, लेकिन उन्होंने अधिकतर काव्य रचना को क्या कर दी? नष्ट कर दी। चलिए, क्योंकि काव्य रचना से उनका विश्वास उठने लगा होगा। क्यों उठने लगा होगा? वही उनकी फिलॉसफी आगे पढ़ना है, वही पढ़ना है कि काव्य का सिद्धांत उनका क्या था, काव्य का सत्य, काव्य से प्रेरणा क्या मिला, काव्य का उद्देश्य क्या होना चाहिए। इसी के आधार पे उन्हें कुछ अपना विचार चेंज हुआ होगा, तो बाद में काव्य रचना से वो विरक्त हो गए। तो फिर जब विरक्त हो गए तो अब देखिए उनका प्लेटो का काव्य सिद्धांत क्या कहता है। जब विरक्त हुए होंगे तब भी काव्य रचना के प्रति कोई उनके मन में सोच आया होगा, और जब वो काव्य रचना कर रहे थे तब भी कुछ उनका सोच रहा होगा। तो वही काव्य सिद्धांत पढ़ना है कि क्या उनकी सिद्धांत थी काव्य की। पश्चात आलोचना के जनक प्लेटो मूलतः आलोचक नहीं अपितु दार्शनिक थे।
पाश्चात्य मतलब पश्चिमी के जो आलोचना के जनक हैं। पाश्चात्य किस, जैसे कि जो भी होते हैं, जैसे फ्रांस के, यूनान के जितने भी होते हैं उससे पाश्चात्य बोले जाता है, ठीक है। पश्चिमी कंट्री हम लोग आज भी बोलते हैं, ठीक है। तो पाश्चात्य आलोचना के जनक जो थे, मतलब जनक कौन हुए? प्लेटो। तो मूलतः आलोचक नहीं थे, भले उन्हें आलोचना के जनक माना जाता है, लेकिन वो आलोचक नहीं थे, क्या थे? अपितु एक दार्शनिक थे। और दार्शनिक का क्या होता है? सत्य चीज़ों को सामने रखना। किसी की आलोचना करना उनका उद्देश्य नहीं होता, बस सत्य चीज़ को सामने रखते हैं, उसी में किसी की आलोचना हो जाती है जो असत्य होगा। उनका उद्देश्य आलोचनात्मक सिद्धांतों का निरूपण नहीं, ठीक है, निरूपण करना नहीं था, अपितु अपने गुरु की दार्शनिक मान्यताओं का उपस्थापन करना था, ठीक है। दार्शनिक चीज़ों का वो मान्यताओं का स्थापना करना चाहते थे, आलोचना करना उनका उद्देश्य नहीं था। उनकी समस्त मान्यताएं उनके प्रसिद्ध ग्रंथ रिपब्लिक में देखी जा सकती है। उनकी समस्त मान्यताएं, कौन सा ग्रंथ है सबसे? रिपब्लिक, इसे आप नोट कर लीजिएगा, रिपब्लिक में देखी जा सकती है। दार्शनिक होने के कारण वे सत्य के समर्थक थे। देखिए दार्शनिक क्या, जो सत्य चीज को अनुभव करते हैं उसे फिलोसफर बोलते हैं। हमेशा वो सत्य के समर्थक होते हैं फिलोसफर लोग। वो किसी व्यक्ति का, किसी परिवार का, किसी समाज का वो कभी सपोर्ट नहीं करते हैं, ना तो अपने घर का सपोर्ट करते हैं, ना परिवार का, ना किसी व्यक्ति का। वो एक फिलॉसफी होते हैं, उनके माइंड में जो फिलॉसफी होती है उसी के आधार पर किसी का सपोर्ट भी करते हैं, किसी की आलोचना भी करते हैं। उनका व्यक्तिगत कोई संबंध नहीं होता है, ना उनका आलोचना करने से, ना उसे समर्थन देने से। तो दार्शनिक होने के कारण वे सत्य के समर्थक थे। जो उनका फिलॉसफी सत्य था उसके समर्थक थे, चाहे उसके आगे में अपने परिवार आए, घर आए, समाज आए, उससे उनका कोई लेना देना नहीं था, वो सत्य के सिर्फ समर्थक थे। कवि और काव्य के प्रशंसक होते हुए भी जो काव्य सत्य की कसौटी पर खरा नहीं उतरता, वो कवि और काव्य के प्रशंसक थे, लेकिन फिर भी यदि खरा नहीं उतरता है तो उसे वो क्या समझते थे? है और निंदनीय समझते थे। मतलब काव्य को खरा उतरना चाहिए अपनी कसौटी पर। कसौटी क्या होना चाहिए? समाज का कल्याण, ये सत्य है। कोई भी काव्य का उद्देश्य होना चाहिए समाज का कल्याण, ना कि किसी के व्यक्तिगत आवेश या भाव का उसमें समावेश हो। तो अगर ऐसा है कि किसी व्यक्ति का आवेश या भाव का समावेश है किसी काव्य में, तो फिर उसे वो निंदनीय और क्या समझते थे? हे समझते थे, छोटा समझते थे, ठीक है। होमर के प्रति उनकी बहुत श्रद्धा थी। होमर भी उनके प्रति बहुत क्या थी? उनकी श्रद्धा थी, इज्जत करते थे होमर को। लेकिन किंतु उनकी दृष्टि में होमर का काव्य सत्य से काल्पनिक दूर था। तो होमर की जो काव्य रचना थी वो सत्य से दूर और क्या था? काल्पनिक था। काल्पनिक मतलब कल्पना किया हुआ था। इसलिए उन्होंने यह कहकर भी निंदा की कि सत्य के मूल पर किसी का सम्मान करना अनुचित है। देखिए इसीलिए उन्होंने यह कह के भी निंदा की कि सत्य के मूल पर किसी का सम्मान करना भी अनुचित है। वो क्या थे? होमर को इज्जत करते थे, लेकिन उनकी रचना को वो बोले कि ये सत्य से दूर है उनकी रचना, ठीक है, काल्पनिक है। तो उनकी रचना को उन्होंने नकारा, लेकिन होमर को वो इज्जत करते थे। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंट्राडिक्शन हो गई कि जिसकी रचना को नकार है उसे भी वो इज्जत दे रहे हैं, ठीक है, उनके प्रति श्रद्धा रख रहे हैं। तो इसीलिए फिर उन्होंने लास्ट क्या कहा था प्लेटो ने, कि उन्होंने यह कहकर भी निंदा की कि सत्य के मूल पर किसी का सम्मान करना अनुचित है। इस आधार पर ही सिर्फ आप किसी का सम्मान नहीं कीजिए कि वह सत्य पर खड़े है या क्या है, उसके आधार पर नहीं। सम्मान एक अलग चीज़ है, किसी का सम्मान करना। प्लेटो जो संस्कार और स्वभाव से कवि तथा शिक्षा और परिस्थिति से दार्शनिक थे। देखिए संस्कार जो था उनका और स्वभाव था उसके अनुसार वो कवि थे, लेकिन शिक्षा और जो परिस्थिति मतलब उनका जीवन जिस स्थिति में बीता उसके हिसाब से वो दार्शनिक बन गए। स्वभाव संस्कार हमेशा कवि का रहा, यानी बचपन से कवि में जुड़े रहे तो स्वभाव संस्कार उनका वही रहा। लेकिन जब शिक्षा और परिस्थिति, देखिए परिस्थिति का ही एक पार्ट है शिक्षा। आपको शिक्षा के लायक परिस्थिति मिला, वो आपकी परिस्थिति हुई, और जो ओवरऑल आप जिस जीवन को जी रहे हैं वो आपकी पूरी परिस्थिति हुई। तो वही शिक्षा और परिस्थिति के दार्शनिक कौन थे के हिसाब से वो क्या थे? दार्शनिक थे, फिलोसफर थे। और स्वभाव से क्या थे? कवि थे। काव्य और दर्शन के सापेक्ष महत्व का उनके अंतर्द्वंद प्रतिलक्षित होता है। देखिए अब उनके अंदर अंतर्द्वंद परिलक्षित होता है, क्योंकि उनमें काव्य का भी गुण था, बचपन से स्वभाव से क्या थे? कवि थे, और बाद में दार्शनिक हो गए। तो इन दोनों का अंतर्द्वंद यानी कि विरोध, अंतर्द्वंद मतलब विरोध, विरोध परिलक्षित होता है, ठीक है।
जीवन के परवर्ती काल में उन पर दर्शन का प्रभाव, जीवन के परवर्ती मतलब बाद होता है, बाद के काल में, ठीक है, और बढ़ता गया। जैसे जैसे मतलब समय बीता वैसे वैसे फिलॉसफी का प्रभाव जो है उन पे और बढ़ता चला गया और काव्य का आकर्षण होता गया। इसी से उन्होंने स्पष्ट कहा कि समाज पर काव्य का प्रभाव घातक होता है। इसलिए उन्होंने कहा कि समाज पर क्या है, काव्य का प्रभाव घातक होता है, क्योंकि उनका जो है जीवन के परवर्ती काल में दर्शन का प्रभाव बढ़ता गया और काव्य की तरफ उनका आकर्षण होता गया। तो ये दोनों अंतर्द्वंद उनमें हुआ परिलक्षित, ठीक है। इसीलिए उन्होंने लास्ट में अंतर्द्वंद के कारण ही कहा कि इसी से उन्होंने कहा कि समाज पर काव्य का प्रभाव घातक होता है। अब जब ऐसी बात है तो काव्य की सत्यता कहाँ तक उन्होंने मानी, ये आप देख लीजिए। काव्य की सत्यता कहाँ तक उन्होंने मानी। प्लेटो ने काव्य को अग्राह्य माना है, ग्राह्य जिसे ग्रहण नहीं किया जा सकता, सीधा सीधे, ठीक है। इसके दो आधार हैं, क्या, दर्शन और प्रयोजन। दर्शन और प्रयोजन मतलब उद्देश्य। दर्शन मीन्स इसका मूल क्या है, दर्शन मीन्स जो विचार क्या है। दर्शन मतलब सीधा सीधी कहिए कि जैसे एक बायोलॉजी में आपने पढ़ा होगा कि हर चीज़ का एक जेनेटिक होता है, किसी भी जीव का एक जेनेटिक होता है और उसका जेनेटिक ही उसका मूल तत्व होता है। वैसे ही विचार का, किसी के व्यक्ति के व्यवहार का, जो वो व्यवहार कर रहा है, जो भी चीज़ है उसका जो जेनेटिक है वो दर्शन फिलॉसफी होता है। किसी भी व्यक्ति का उसका जो व्यवहार करने का तरीका है, उसका जो सोचने का तरीका है, समाज में रहने का तरीका है, उसका जो जीन है उसके फिलॉसफी में है, उसके सोच में है, उसके सोच में ही उसका जीन जैसा है उसी के हिसाब से वो काम करेगा। सीधी सी बात है। तो आपके व्यवहार का जो जीन होता है वो फिलॉसफी क्या होता है, दर्शन होता है। और प्रयोजन मतलब उद्देश्य, ठीक है। उद्देश्य, आपका उद्देश्य क्या है। तो प्लेटो आदर्शवादी दार्शनिक थे। आदर्श मतलब कि आइडियल, मतलब ये होना चाहिए तो होना चाहिए, उसमें कोई समझौता नहीं, उसे आदर्शवादी बोलते हैं, ठीक है। उसके बीच में कुछ नहीं आना चाहिए। तो आदर्शवाद या प्रत्ययवाद के अनुसार प्रत्यय अर्थात विचार ही परम सत्य है। तो आदर्शवाद में क्या कहता है, आइडियोलॉजी में या प्रत्ययवाद जिसे भी कहते हैं के अनुसार कि प्रत्यय मतलब विचार ही परम सत्य है। देखिए आपको आ सकता है कि आदर्शवाद के अनुसार क्या सत्य है, सत्य ही विचार है, विचार ही सत्य है, ऐसे ऑप्शन में दे सकता है आप, इसलिए इसको बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़िए। तो प्रत्ययवाद के अनुसार क्या है, विचार ही परम सत्य है। वहां ऑप्शन दे देगा क्या, सत्य ही विचार है। तो आपको यह कंफ्यूजन कर सकता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या है, विचार ही परम सत्य है, विचार ही परम सत्य है। आपका जो विचार है वही परम सत्य है आदर्शवाद के अनुसार। आइडियल सोच यदि आप रखते हैं तो, ठीक है। आप चलें आगे। वह अखंड है, अखंड मतलब तोड़ा नहीं जा सकता। ईश्वर उसका सृष्टा है। ईश्वर सृष्टा है मतलब उस विचार का जो उत्पादन किया है, जो सोच आपके माइंड में है, उसका सृष्टा भी कौन है, ईश्वर है। यह गोचर जगत उस परम सत्य का अनुकरण है। देखिए गोचर जगत मतलब जो दुनिया हम देख रहे हैं उस परम सत्य का अनुकरण मतलब उसका फोटोकॉपी है, क्योंकि कलाकार किसी वस्तु को अपनी कला के द्वारा चित्रित करता है। इस क्रम में कला तीसरे स्थान पर आती है। देखिए पहला क्या हो गया स्थान पे, पहला हो गया विचार, विचार पहला स्थान पे क्या हो गया, विचार, ठीक है। अब इसी विचार को, इस विचार का सृष्टा कौन है भी जान लीजिए, सृष्टा ईश्वर है। तो पहला चीज हो गया आपका विचार, ये हो गया पहला चीज। और इसी विचार के आधार पे जो गोचर जगत है मतलब जो दुनिया में हम देख रहे हैं जो भी वस्तुएं चीजें हैं वो गोचर जगत, ये हो गया आपका दूसरा चीज। गोचर जगत जो हम दुनिया में देख रहे हैं, जैसे पलंग देख रहे हैं, गाड़ी देख रहे हैं, बस देख रहे हैं, रोड देख रहे हैं, ये सब जितनी है ये दूसरी चीज हो गया गोचर जगत। आप तीसरा देखिए फिलॉसफी है, थोड़ा सा आपको यहाँ पे लग सकता है यदि फिलॉसफी में आपका इंटरेस्ट नहीं है तो बोरेंगे, ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि फिलॉसफी एक अलग टाइप का चीज़ होता है। वही पाश्चात्य फिलॉसफी तो और जो पश्चिमी देश के फिलॉसफर ने कहा है, क्योंकि बहुत वो डीप तक जाते हैं, फिलॉसफर लोग बहुत डीप तक जाकर बातों को कहते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि विचार ही परम सत्य है, जो कि पहला चीज़ है। दूसरा है गोचर जगत, मतलब जो दुनिया में हम जी रहे हैं देख रहे हैं वो गोचर जगत है, वो दूसरा चीज़ है। और कलाकार, कला मतलब जिस चीज़ का, जैसे एक हुआ कि आप गाड़ी है, कोई व्यक्ति गाड़ी का फोटो बनाता है कला के रूप में, तो हो गया कलाकार। तो यह कलाकार
तीसरे स्थान पे आता है। तीसरा स्थान पे क्या है? कला तीसरा स्थान पे आता है। तीन चीज़ें हो गई यहाँ पे, एक विचार, उसी विचार के हिसाब से जगत में लोगों ने बनाया चीज़ों को, हो गया दूसरा चीज़, और कला जो कलाकार बनाता है फिर उसका फोटो के रूप में, हो गया तीसरा चीज़। तो वो तीसरा स्थान पे क्या है? आता है कला। प्रथम स्थान प्रत्यय या परम सत्य है, मतलब जो विचार है आपका प्रथम स्थान पे वो परम सत्य है। दूसरा उसका प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब मतलब आपका माइंड में पहला विचार आया कि पलंग ऐसे होता है, गाड़ी ऐसे होती है, वो तो परम सत्य है। दूसरा उसका फोटोकॉपी आपने गाड़ी को बना दिया, पलंग को बना दिया, ठीक है, तो वो हो गया प्रतिबिंब, फोटो उसका। प्रतिबिंब मतलब आपका जो बिंब का छाया हो गया, मतलब आपके विचार का छाया हो गया। और तीसरा स्थान पर जगत वस्तु या गोचर जगत के प्रतिबिंब कला है, और इस जगत में जो कला है वो तीसरे स्थान पर है जगत का। अतः कला सत्य से तिगुना दूर है, मतलब विचार जो पहला सत्य हो गया, दूसरा उसका हो गया फोटोकॉपी प्रतिबिंब, और तीसरा स्थान पे कला है। इसलिए कला जो है सत्य से कितना दूर है? 3 गुना दूर है। आप ध्यान रखिएगा, ये आपको ऑप्शन में दे देगा कि कला जो है सत्य से कितना दूर है, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कितना दूर है? 3 गुना दूर है। ये एकदम ध्यान दीजिए, पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, ठीक है। अनुकरण होने का कारण मिथ्या है। अनुकरण का अनुकरण मतलब विचार, और विचार से प्रतिबिंब बनना, तो अनुकरण हुआ। और इस प्रतिबिंब को देख कर कलाकार फिर कला बनाता है, तो उस कला अनुकरण का भी अनुकरण होने के कारण यह मिथ्या है, झूठा है, बिल्कुल ठीक है। यह है उनका काव्य सिद्धांत। अब देखिए अनुकृति सिद्धांत। अनुकृति सिद्धांत क्या है? इस तथ्य को समझने के लिए प्लेटो ने एक उदाहरण दिया। अनुकृति सिद्धांत को समझने के लिए प्लेटो एक उदाहरण देते हैं। देखिए ऐसे में फिलॉसफी जो है ना आपको उदाहरण से ज़्यादा समझ में आता है। जब तक उदाहरण फिलॉसफी में ना दिया जाए जल्दी समझ नहीं आता है, क्योंकि फिलॉसफी होती ही है बहुत अंदर की बात है। फिलॉसफर लोग क्या अनुभव, ये क्या कहना चाह रहे हैं, और जब तक आपको उदाहरण नहीं दिया जाएगा ना तब तक क्लियर नहीं हो पाता है। तो संसार में प्रत्येक वस्तु का एक नित्य रूप है, उन्होंने उदाहरण में दिया, जो ईश्वर निर्मित हुआ है। तो संसार में प्रत्येक वस्तु का एक नित्य रूप है, मतलब फिक्स है कोई रूप। जैसे गाड़ी, तो गाड़ी का एक रूप फिक्स है। गाड़ियों में भी कई प्रकार की गाड़ी है, तो उन कई प्रकार के गाड़ियों का भी रूप फिक्स है। वो पहला गाड़ी का जो विचार आया, सोच आया, वो भगवान के सोच में आया, और वहीं से आपके माइंड में जो सोच आया, क्योंकि वही परम सत्य है, पहला सत्य है जो ईश्वर निर्मित हुआ करता है। यह जो सोच आया, भले वैज्ञानिक उस गाड़ी का ढांचा, लेकिन इनके फिलॉसफी में यही तो है कि जो बातें वो कह रहे हैं आप सीधा सीधी मान लीजिए, क्योंकि उनकी सिद्धांत को आपको पढ़ना है। उनसे तर्क वितर्क करेंगे तो आप अपनी फिलॉसफी उन पर लगा देंगे और उनका आलोचना करने लगेंगे। तो हमें यहाँ किसी फिलॉसफर की आलोचना नहीं करना है, उनके फिलॉसफी की ना आलोचना करनी है, ना उनके फिलॉसफी को हमें अपनाना है। उनके सिद्धांत पर चलना भी नहीं है, क्योंकि आप चल भी नहीं पाएंगे। आपको 10 तरह के फिलॉसफर को पढ़ना है जो खुद ही एक दूसरे को आलोचना करते हैं। किसके सिद्धांत पे आप चलेंगे? तो ना तो किसी के फिलॉसफी की आलोचना आपको करना है, ना किसी के फिलॉसफी को आपको ग्रहण करना है। हमें तो बस आपको एग्जाम पास करना है, हमें तो उससे मतलब है। कोई कुछ कहे बस हमें मान लेना है। इस तथ्य को समझने के लिए प्लेटो ने क्या उदाहरण दिया कि संसार में प्रत्येक वस्तु का एक नित्य रूप है, मतलब उनका रूप जो है वो फिक्स है, जो ईश्वर निर्मित हुआ करता है। संसार में जितनी वस्तुएं आपको दिख रही है, भले लगता है कि वैज्ञानिक ने बनाया है, कंपनी ने बनाया है, लेकिन इनके अनुसार उस वस्तु का रूप जो है फिक्स था पहले से ही, और वो कौन था? ईश्वर निर्मित रूप था। भगवान ने उस रूप को बनाया था, जो उस व्यक्ति के माइंड में आया फिर तो भगवान का ही सोचा हुआ रूप था, जो परम सत्य है वही। और यह गोचर जगत उस परम सत्य का अनुकरण है। अब जो उसके माइंड में आया कि गाड़ी ऐसा होता है, वैज्ञानिक के, और गाड़ी को उसने ऐसा बनाया, तो उसका जो अनुकरण किया तो उस परम सत्य यानी जो उसके भगवान का जो सोच निर्मित था उसका यह अनुकरण है, दूसरा रूप अनुकरण किया उस वैज्ञानिक ने। जैसे यहाँ पर देखिए उदाहरण दिया है क्या उन्होंने, जैसे बढ़ई पलंग बनाता है, बढ़ई द्वारा निर्मित पलंग की धारणा, कल्पना या योजना उनके मस्तिष्क में थी। बढ़ई जो
पलंग बनाया, उसकी कल्पना जो किया किसके मस्तिष्क में थी? बढ़ई के मस्तिष्क में थी कि ऐसे पलंग होता है, तभी तो बनाया। और जिसका निर्माण ईश्वर ने किया है, अब उस सोच का निर्माण यहाँ पे ये कर रहे हैं कि ईश्वर ने ही उसके मस्तिष्क में किया था, आप मान लीजिए, बस यहाँ तर्क नहीं करिए। उसी के आधार पर बढ़ई पलंग का निर्माण करता है, ठीक है। तदुपरांत बढ़ई द्वारा निर्मित पलंग का चित्र कलाकार अंकित करता है। अब उसी पलंग का चित्र जो है कलाकार फिर देख के अंकित करता है, क्योंकि कलाकार के मन में वो चीज़ें नहीं है, नहीं तो वो भी बना लेता है पलंग, लेकिन कलाकार उस पलंग को बना नहीं सकता है, सिर्फ उसका चित्र बना सकता है। तो जब बढ़ई ने पलंग बना लिया, तो पलंग बनाने के बाद जो है उसको देख के कलाकार उसका चित्र अंकित करता है। तो पहला हो गया परम सत्य जो उसके माइंड में आया, दूसरा हो गया उसका अनुकरण करके पलंग निर्मित किया गया, और तीसरा उसका चित्र जो कलाकार अंकित करता है। तो 3 चीज़ें हो गई फिर यहाँ से क्लियर। तो वही उनका अनुकृति का सिद्धांत है, इसको समझने के लिए इसी को ग्रहण करके बातों को अपनी सिद्ध करते हैं। इस प्रकार 3 पलंग हुए। कौन कौन सा? वह एक जिसका निर्माण ईश्वर करता है, मतलब आपके विचारों में, आपके मस्तिष्क में, वो पहला पलंग हो गया जो हमारे विचार में आता है। दूसरा जिसका निर्माण बढ़ई करता है, दूसरा फिर अपने विचार से बढ़ई उस पलंग को बनाया, वो दूसरा पलंग हो गया। और तीसरा पलंग जो हो गया, जो कलाकार उस पलंग का चित्र बनाता है, उसका चित्र बनाता है किताबों में, कॉपी में, वो हो गया तीसरा पलंग। तो इस तरह से 3 पलंग यहाँ पर हुए। इस प्रकार कलाकार की रचना यथार्थ से तीसरे स्थान पर है। तो कलाकार जो पलंग बनाया यथार्थ मतलब जो सत्य जहाँ से हुआ उसके तीसरा स्थान पे आया। पहला स्थान पे विचार, दूसरा पे बढ़ई ने जो पलंग बनाया, और तीसरा पे जो चित्र बना, तो चित्र तीसरा स्थान पे आता है। तो क्या है? अतः यह कला नकल की नकल होने के कारण मिथ्या है। तो मतलब बढ़ई के मन में जो आया था उसको बढ़ई ने बनाया, वो दूसरा हो गया अनुकरण, और उसी का अनुकरण करके चित्र बनाया, तो यह नकल का नकल हो गया। तो इसी कारण यह क्या है भैया? यह मिथ्या है। तो इस प्रकार प्लेटो के अनुसार क्या है फिर देखते हैं। इस प्रकार प्लेटो के अनुसार क्या है, क्या अर्थ निकला हमें? प्रत्यय जगत यथार्थ है, जो प्रत्यय जगत है वह यथार्थ है और ईश्वर उसका सृष्टा है। प्रत्यय जगत मतलब जो सत्य है। सत्य क्या है? सोच, यहाँ पर जो कहा जा रहा है। दूसरा क्या है? वस्तु जगत यथार्थ का अनुकरण है, और ये जो हम देख रहे हैं संसार में जितनी वस्तु को, उसे वस्तु जगत कहा गया है। और प्रत्यय जगत क्या है? जो विचार है, जो फिलॉसफी है, वो प्रत्यय जगत है, उसका ईश्वर सृष्टा है। सृष्टा मीन्स निर्माण करने वाला, बनाने वाला। और वस्तु जगत जो है यथार्थ का अनुकरण है, और इसी सृष्टा का अनुकरण करके वस्तु जगत बनता है। उसका निर्माता कौन है? बढ़ई है। यहाँ बढ़ई कहा गया है, मतलब इस दुनिया में जो भी लोग जो चीज़ बना रहे हैं, वैज्ञानिक यदि गाड़ी बना रहा है, चंद्रयान 3 बनाया जा रहा है, तो ये सब जो उसके निर्माता कौन है? वैज्ञानिक हो गए, बढ़ई हो गए, जो कहिए जो बना रहे हैं उन लोग हो गए। और तीसरा कला जगत जो है वस्तु जगत का, फिर इसका अनुकरण करके बनाते हैं। जैसे चंद्रयान 3 जब लॉन्च हुआ, तो चंद्रयान 3 का बहुत सारा फोटो कला लोग बनाए, ठीक है। चंद्रयान 3 का बहुत सारा कला बनाया गया, तो वो जो कला बना वो फिर कलाकार बनाया, तो वो फिर इसका अनुकरण किए दूसरे स्थान का। जब वैज्ञानिकों ने बना लिया उसके बाद कलाकार लोग बनाया, तो यह कलाकार उसका अनुकरता है, ठीक है, उसको कलाकार बनाता है। तो इस तरह से 3 हो गए। यहाँ शंका उठना स्वाभाविक है कि बढ़ई के मस्तिष्क में, अब आप कहेंगे कि जैसे कलाकार के मस्तिष्क में जो इसको बढ़ई वाला पलंग देख के कलाकार बनाया, तो इसके मन में फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ शंका उठना स्वाभाविक है, बढ़ई के मस्तिष्क में जो पलंग की कल्पना है, क्या वह कवि या कलाकार के मस्तिष्क में नहीं आ सकती? तो कहने का मतलब कि जो बढ़ई बनाया वह तो कवि या कलाकार के मस्तिष्क में भी आ सकती है चित्र, तभी तो बनाया। वस्तुतः प्लेटो का तात्पर्य यह प्रतीत होता है कि कवि जो कुछ रचता है उसमें जगत की ही नकल होती है, जगत की ही नकल वो करता है। जब जगत में बन जाता है उसका नकल वो करता है कवि, ठीक है। कवि की अपनी प्रतिभा भी जगत की छाया का अतिरिक्त तो और कुछ नहीं। जगत में जो चीज़ें कवि देखता है उसकी प्रतिभा वही है, उसके अतिरिक्त नहीं है अलग से कुछ। एक अन्य उदाहरण से यह बात सर्वथा स्पष्ट हो जाएगी कि एक व्यक्ति सूर्य की ओर पीठ करके तथा किसी गुफा की ओर मुंह करके बैठा है। उसकी पीठ के पीछे गुफा की ओर मुंह किया है
और सूर्य की ओर पीठ किया है, तो उसकी पीठ के पीछे से गुजरने वाले व्यक्ति, पशु जो भी होंगे, उसकी छाया गुफा में पड़ेगी। और गुफा की ओर मुंह करके बैठे जो देख रहा होगा व्यक्ति के कारण केवल उसकी गतिशील छाया को ही देख पाएगा, उस व्यक्ति को या उस मूल जो वस्तु है उसको नहीं देख पाएगा। तो मूल वस्तु उसके पीठ के पीछे के प्राणी है, उसे उसकी छाया ही मूल वस्तु जान पड़ेगी। लेकिन जब उधर के ही बैठा हुआ है तो उसकी छाया है, उसे लगेगा कि यही मूल वस्तु है। परंतु इस उदाहरण से यह स्पष्ट है कि जैसे छाया चित्र वास्तविक नहीं, वैसे ही चक्षुगत संसार भी वास्तविक नहीं, छाया मात्र है। तो जो छाया चित्र है वास्तविक नहीं, वैसे चक्षुगत, चक्षु में होता है आँख, तो आँख से देखने वाले जितने भी संसार में चीज़ हैं ये भी सब छाया मात्र है। कवि भी इस छाया का अनुकरण करके अपने काव्य में करता है। तो इस संसार में जो चीज़ें हम देख रहे हैं, जैसे गाड़ी देख रहे हैं, पलंग देख रहे हैं, चंद्रयान 3 देख रहे हैं, वहाँ पर ये क्या है, वो भी वास्तविक नहीं है, छाया मात्र है, ये छाया है। क्योंकि शुरू से हमने गुफा की ओर मुँह करके बैठा हुआ है, तो गुफा के तरफ जो छाया दिख रहा है उसी को हम सत्य मानते आ रहे हैं, इसका कहने का मतलब है। तो इस संसार में जो भी वस्तु हम देख रहे हैं वो छाया ही है, क्योंकि हम शुरू से इसी को सिर्फ देख रहे हैं, इसलिए हमने इसी को वास्तविक मान लिया। लेकिन वास्तविक नहीं है, वह क्या है, छाया मात्र है, वास्तविक नहीं है। और इसी छाया का फिर कवि अनुकरण का काव्य में करता है। अतः प्लेटो के अनुसार कवि वास्तविकता की नकल करता है जो वास्तविक जगत से दुगना दूर है। ठीक है, चलिए। प्लेटो का कहना है कि होमर के काव्यों में भोग विलास की कामना से पूर्ण उत्सवों का चित्रण, देवताओं का लोभ प्रकट होता है। देखिए प्लेटो क्या कहते हैं कि होमर जो हैं, जिनके वो प्रशंसक भी थे, लेकिन उनके काव्य को हमेशा आलोचक करते रहे हैं। तो प्लेटो का कहना है कि होमर के काव्य में भोग विलास की कामना से पूर्ण उत्सवों का चित्रण और देवताओं का लोभ प्रकट होता है। मतलब जो होमर है अपनी काव्य में वो भोग विलास यानी इसी संसार में भोग विलास की बात करते हैं केवल, और उत्सव मतलब कि जोश उमंग की बात करते हैं, और देवताओं चित्रण लोभ प्रकट होता है। इस प्रकार से वर्णन शुद्धता, सात्विकता और संयम के बाधक है। तो इस प्रकार से जहाँ वर्णन किया जाता है कि आपका भोग विलास की बात है, वो शुद्धता से, सात्विकता यानी सत्य से, और संयम यानी खुद पे आप जो नियंत्रण रखते हैं उससे, उसके क्या है, बाधक हैं। अतः त्याज्य हैं, त्याज में त्यागने योग्य है, अतः यह क्या है, त्यागने योग्य है। इस प्रकार प्लेटो की दृष्टि से सत्य वह है जो समाज और व्यक्ति के नैतिक और आध्यात्मिक जीवन को शक्ति प्रदान करे, जिसमें यह सामर्थ्य नहीं, वह सत्य है। देखिए प्लेटो के अनुसार सत्य क्या है वो आप समझ लीजिए, जो समाज और व्यक्ति के नैतिक और आध्यात्मिक दोनों जीवन को क्या प्रदान करे, शक्ति प्रदान करे, वही सत्य है, बाकी सब असत्य है इसके अनुसार। तो काव्य में भी यदि आपको उत्सव की बात हो रही हो, केवल जोश की उमंग की बात हो रही हो, और नैतिक और आध्यात्मिक जीवन में शक्ति प्रदान न करके और आपको नीचे क्षय कर रहा हो, तो वह क्या है, असत्य है। इसीलिए काव्य से ये दूरी बना लेते हैं बाद में, क्योंकि बाद में दार्शनिक हो जाते हैं, और दार्शनिक हमेशा सत्य के पक्ष में होते हैं। प्लेटो के अनुसार काव्य सृजन एक प्रकार के ईश्वरीय उन्माद का प्रतिफल है। तो काव्य सृजन ईश्वरीय उन्माद, उन्माद का मतलब यहाँ उमंग है, ठीक है, उन्माद का मतलब उमंग यानी जोश। तो जब भी देखिए, जैसे कोई व्यक्ति, आज भी आप देखे होंगे कि कहीं कोई जाता है, यहाँ पे किसी जगह का नाम लेना शायद उचित नहीं होगा, लेकिन भी समझने के लिए आपको बताना ही पड़ेगा कि जैसे कोई जिस मंदिर में जाता है, मस्जिद में जाता है, कोई भी धर्म में जाता है, तो अपने धर्म और अपने के प्रति जो है उसमें बहुत बड़ाई करता है कि उनमें शक्ति है, ये है, वो है। तो उस जो क्या है ना, ईश्वरीय उन्माद है, जिसको वह इज्जत करता है, जिस भगवान को मानता है, उसमें अंदर उसके प्रति उन्माद आ जाता है, उमंग आता है। तो उस उमंग के अनुसार वह सत्य भी कुछ बातें कहता है, वह असत्य भी कहता है उनके बड़ाई में, ठीक है। तो जो काव्य सृजन है इसी प्रकार से क्या है, ईश्वरीय उन्माद है, उमंग है। काव्य में कवि वास्तविक तथ्यों और आदर्शों से हटकर अनैतिक का उद्घोष करने लगता है। वास्तविक तथ्य से हट जाता है, अपने आइडियल आदर्श से हट जाता है, और अनैतिक तथ्यों का उद्घोष यानी बात करने लगता है, ठीक है। चलिए, वह देवी देवताओं के चरित्र चित्रण में भी अनैतिकता को प्रश्रय देने लगता है, ठीक है। अतः कवि काव्य प्रेरणा को भले ही दैवी समझे, जैसे आज इसका एक ताज़ा उदाहरण बताएं आपको, आप पोलराइजेशन, वोटिंग में पोलराइजेशन शब्द सुने होंगे। पोलराइज मतलब कि एक पोल है, इसी पोल के गोले गोले लोग जब घूमने लगते हैं, तो सुने होंगे कि हिंदू धर्म का पोलराइजेशन करके बीजेपी या और कोई भी पार्टी हो सकती है, धर्म के नाम पर पोलराइज करके वोट ले रही है। तो क्या है वो,
उस धर्म को इतना उन्माद के रूप में आपके मन में भर दिया गया है कि इसके लिए आपको वोट देते समय सिर्फ धर्म के प्रति आप पोलराइज हो जाते हैं, क्योंकि यह जो है ना उन्माद, ईश्वरीय उन्माद को आपके मन में भर दिया गया है। ठीक है, तो वह देवी देवताओं के चरित्र चित्रण, देखिए इसका चित्रण में भी अनैतिकता को प्रश्रय देने लगता है। इसका उदाहरण बताएं आपको कि देवी देवताओं के चरित्र चित्रण में भी अनैतिकता को प्रश्रय कैसे लोग देने लगता है जब उनमें उन्माद हो जाती है, ईश्वरीय उन्माद। तो देखिए बहुत अच्छे उदाहरण समझा रहे हैं, व्यवहारिक हैं, जो आजकल आपको देखने को मिलेंगे, समझने को मिलेंगे। आजकल आप हनुमान जी का फोटो देखे होंगे, बहुत लोग डीपी लगा रहे हैं अपने व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे, जिस भी चीज़ पे, या ऐसे भी स्टेटस लगा रहे हैं। तो हनुमान जी का आप देखिए फोटो आजकल का कैसा आ रहा है, एकदम पूरा जोश में, उमंग में, एकदम आक्रोशित, क्रोधित, एकदम लग रहे हैं कि वो जैसे मतलब लड़ने को आतुर हैं। ये क्या है? ये धर्म के आधार पे हम अपने आप को उग्र बना रहे हैं, उनकी फोटो को हम उग्र बना के खुद को उग्र बना रहे हैं, क्योंकि हमें आपको हिंदू मुस्लिम और इस धर्मों के प्रति पोलराइज कर दिया गया है। तो हम अपनी भगवान का फोटो भी अब उग्र कर दिए हैं। ठीक है, आपको मुस्लिम के प्रति या किसी धर्म के प्रति उग्र कर दिया गया, तो आपने अपनी भगवान की फोटो को भी उग्र कर दिया है। उसको आप कहाँ देखेंगे? देखिए बिल्कुल आज का हनुमान जी का फोटो देख लीजिए और पहले के हनुमान जी का फोटो आप देख लीजिए। पहले हमारे हनुमान जी का फोटो कहीं भी प्रदर्शित किए गए हो, चाहे आप रामायण में खुद देख लीजिए, शांत स्वभाव के। देखिए संत होते हैं, भक्ति जो होता है वो शांत स्वभाव के होता है, तो उनका जितना भी फोटो आप देखेंगे शांत स्वभाव के है। यहाँ तक कि वो लंका में पकड़े भी जाते हैं, जब उनके बंदर जो पूंछ में आग लगा दिया जाता है, तभी वो शांत अवस्था में हंसते हुए सब जगह, आग भले ही लंका दहन कर दें, लेकिन उनकी स्वभाव जो रहती है शांत रहती है। लेकिन आजकल का हनुमान जी के फोटो आप देखिए उग्र कर दिया गया है। क्यों कर दिया गया है? क्योंकि ईश्वरीय उन्माद आप में भर दिया गया है ये चीज, और उसी ईश्वरीय उन्माद में ये इसके अनुसार देखिए एकदम फैक्ट, देखिए किसी भी व्यक्ति का जो फिलॉसफी है वो गलत नहीं होता है, उसका प्रभाव या तो आगे देखने को मिलेगा या कोई एक एरिया में देखने को मिलेगा, लेकिन वो असत्य नहीं होता है फिलॉसफी। इसका आप प्रूफ देख लीजिए आज ना कि वो क्या कह रहे हैं कि वह देवी देवताओं के चरित्र चित्रण में भी अनैतिकता का प्रश्रय देने लगता है, मतलब अनैतिक चीजों को घुसाने लगता है देवी देवताओं के चित्र चरित्र में भी। क्यों? क्योंकि उसमें ईश्वरीय उन्माद हो गया है, जोश हो गया है, उमंग हो गया है अपने धर्म के प्रति, अपने ईश्वर के प्रति। और वही चीज़ें हो रही है। आज के हनुमान जी का फोटो देखिए और पहले के हनुमान जी का फोटो देखिए, एकदम आपको साफ इस चीज़ों को प्रत्यक्ष देखने को मिल जाएगा। मैं यहाँ कोई पुरानी बातों से उदाहरण नहीं दे रहा हूँ। अतः कवि काव्य प्रेरणा को भले ही दैवी समझे, कवि मतलब काव्य प्रेरणा को दैवीय समझेगा, परंतु वह दैवी नहीं होता है। उसके मानस का उन्माद ही उसकी प्रेरणा का स्रोत है। ठीक है, उसके मन में जो है उन्माद, उमंग, वही उसकी प्रेरणा का स्रोत है। वह जिस काव्य का सृजन करता है, जिस चीज को रचता है, उसके अंदर का उमंग जो है उसी के अनुसार वो सृजन करता है, वो कह रहे हैं। ठीक है, इसलिए जो कवि का काव्य वो सत्य नहीं होता है, वह उसके उन्माद पूर्ण भाव आवेश का परिणाम होता है। जिस तरह का आवेश में होता है, भाव आवेश में, उसी का परिणाम उसकी रचना होती है, वो कह रहे हैं। वस्तुतः प्लेटो की यह मान्यता सर्वथा असत्य नहीं कही जा सकती। कालिदास द्वारा शिव पार्वती का श्रृंगार वर्णन किसी भी प्रकार से औचित्य की प्रति में नहीं रखा जा सकता। ठीक है, कालिदास ने शिव पार्वती के श्रृंगार वर्णन जो किए हैं वो भी औचित्य मतलब सही नहीं कहा जा सकता। बस उनके प्रेम में बह के वो दोनों को, वो उनकी शिव पार्वती का श्रृंगार वर्णन किए हैं। वस्तुतः कवि के उन्माद, ज्ञान लोप आदि को लाक्षणिक रूप से ही ग्रहण करना चाहिए। लाक्षणिक रूप से मतलब जो आपको लगे थोड़ा बहुत अच्छा, उसे ही ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि सृजन के क्षणों में कवि का बाह्य जगत से संपर्क टूट जाता है। देखिए जब कवि, एक कवि जब डूब जाता है अपने सृजन में, अपने काव्य के सृजन में, तो बाहरी जगत से संपर्क टूट जाता है। उसके अंदर का जो उन्माद माइंड में चलता है ना, बस उसे वह लिखते चले जाता है। क्या हो रहा है क्या नहीं, बाहरी जगत से इसका क्या संबंध है, कोई मतलब नहीं। उसके मन में उमंग आ रहा है, वो लिखते चला गया, लिखते चला गया। ये उसकी अवस्था हो जाती है, यहाँ पे कह रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार से आत्मलीन हो जाता है और प्लेटो का उन्माद कवि की इसी अवस्था को उजागर करता है। तो वही जो आत्मलीन है, यही प्लेटो कहते हैं कि कवि की इसी अवस्था को उजागर करता है, आत्मलीन अवस्था को कवि के रूप, काव्य के रूप में। ठीक है, तो काव्य यहाँ पे हम देखते हैं क्या, अनैतिक स्वरूप।
प्लेटो की मान्यता है कि सदाचार और नैतिकता के विषय में कविता को अंतिम प्रमाण नहीं माना जा सकता। सदाचार और नैतिकता के विषय में हम कविता को ही अंतिम प्रमाण नहीं मान सकते कि इस कविता के अनुसार ये सत्य है, ठीक है। न ही उसे ज्ञान और सत्य का प्रमुख साधन माना जा सकता है। कविता को ज्ञान का भी प्रमुख साधन नहीं माना जा सकता, क्योंकि कवि अधिष्ठातु देवी से प्रेरणा प्राप्त कर संज्ञा से शून्यावस्था में ही काव्य जन्म प्रवृत्त होता है। अतः काव्य में नैतिकता की ओर अधिक ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए, अर्थात काव्य का स्वभाव अनैतिक होता है। इनके अनुसार, प्लेटो के अनुसार काव्य का स्वभाव क्या होता है? अनैतिक होता है। चलिए, प्लेटो को होमर के महाकाव्य के पिंडार में संबोधन गीतों सोफोक्लिज की त्रासदियों में सदाचारियों की पीड़ा और वेदनाग्रस्त देख भारी मन अस्ताप हुआ। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि होमर के महाकाव्य में पिंडार के संबोधन गीतों में जो उन्होंने होमर ने लिखा है, सोफोक्लिज की त्रासदियों में, सोफोक्लिज कोई त्रासदी मतलब भयंकर, वहाँ पे कोई त्रासदी घटना हुआ तो उसमें सदाचारियों को पीड़ा मिला, मतलब जो सत्य के रास्ते पे चल रहे थे। जैसे कोई ऐसी जगह घटना घट जाए जहाँ सत्य लोग रहते हैं, मान लीजिए किसी मंदिर के आसपास में कोई घटना घट जाए तो माना जाएगा कि उस मंदिर में सारे सत्य लोग रहते थे, लेकिन उन्हें ही दुख मिल गया। और तो ऐसे ही जब ये हुआ सोफोक्लिज की त्रासदी, तो वहाँ पे सदाचारियों को पीड़ा और वेदनाग्रस्त देखा, भारी मन अस्ताप हुआ। उनके उसके अनुसार वे समझने के लिए कह देते हैं कि अनेक दुष्ट सौभाग्य और सुखी हैं। अनेक दुष्ट क्या हैं? सौभाग्य और सुखी हैं, तथा बहुत से सदाचारी अभागे और दुखी हैं। जो मतलब कि दुष्ट हैं उसके अनुसार सौभाग्यशाली सुखी हैं, और बहुत से जो सदाचारी हैं वो अभागे हैं और दुखी हैं। और अनैतिक कार्य यदि उनका पता न लग सके तो लाभकारी है, जबकि निष्कपट व्यवहार स्वयं के लिए तो क्षतिकारी किंतु पड़ोसी के लिए हितकारी। तो जो यहाँ पे सोफोक्लिज की घटना हुआ उसमें देखा गया कि वहाँ पर जो सत्य लोग थे वो वेदना में हो गया, बहुत ऐसे लोगों को देखा गया कि सुखी थे, उसी अनुसार वो कह दिए, ठीक है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि प्लेटो ने साहित्य की भर्त्सना की और काव्य तथा कवि को आदर्श राज के लिए घातक माना। मतलब एक अच्छे राज की स्थापना करना है तो काव्य और कवि को घातक माना है उसके लिए, ठीक है। तो हम आपको एग्जाम में यदि आ जाए कि प्लेटो ने किसी आदर्श राज के लिए काव्य को क्या माना है, सही माना है, बहुत जरूरी माना है, घातक माना है, या उसके बारे में उनका कुछ नहीं कहना है, तो आपको ऑप्शन आ जाएगा तो क्या मानेंगे? उन्होंने क्या माना है? घातक माना है। वस्तुतः प्लेटो एक नीति शास्त्री थे। नीति शास्त्री मतलब जो राजनीति में पॉलिसी बनाने में योगदान देते हैं। उन्होंने कविता के भाव पक्ष पर कठोर प्रहार किया। कविता के कौन से पक्ष पे? भाव आवेशित, मतलब उन्माद वाली। तत्कालीन कवियों की कृतियों में प्रस्तुत भाव प्रवणता और अनैतिकता ने उनकी इस कठोरता को भी दृढ़ कर दिया। इसी से उन्होंने कवियों पर कठोर प्रहार किया और उन्हें राज्य से निष्कासित करने की सलाह दी। तो यहाँ तक कि उन्होंने कवियों को राज्य से निष्कासित यानी बाहर करने का भी सलाह दिया था प्लेटो ने। सोचिए, काव्य का उद्देश्य क्या है? प्लेटो के अनुसार काव्य का उद्देश्य आनंद प्रदान करना ही नहीं अपितु मानव चित्र को प्रभावित करना है, ठीक है। ऐसे लोग कहते हैं काव्य का उद्देश्य आनंद प्रदान करना, लेकिन मानव चित्र को प्रभावित कर देता है काव्य, ठीक है, और उसकी निर्माण करना भी उद्देश्य है। साथ ही आत्मा की प्रच्छन्न शक्तियों को प्रकाश में लाना तथा मनुष्य को अपने जीवन के एक श्रेष्ठतर बनाने और जगत का पुनर्निर्माण करने योग्य बनाना है। काव्य का उद्देश्य ये होना चाहिए उनके अनुसार, ठीक है। आनंद सिर्फ प्राप्त करने के लिए काव्य नहीं होना चाहिए। वास्तव में प्लेटो की काव्य कला कठोर संयम और आत्मनियंत्रण पर आधारित है, जिसकी कसौटी क्या है? सत्य है। तो जो प्लेटो की काव्य कला है वो क्या है? सत्य पर आधारित है, सीधा सीधी, आनंद पर आधारित नहीं है। आ जाएगा कि प्लेटो के जो काव्य सिद्धांत है वो किस पे आधारित है? आनंद पे, सत्य पे, या आनंद और सत्य दोनों पे? आपको हमेशा सत्य पे मारना है, ठीक है। यह कविता मानव को शिक्षा नहीं देती। यह कविता मतलब जो कविता, ठीक है, जो कविता मानव को शिक्षा नहीं देती, समाज और कल्याण और सदाचार की वृद्धि नहीं करती, तो वैसे काव्य की वो क्या करते हैं? भर्त्सना करते हैं, ठीक है। ऐसे काव्य की आलोचना करते हैं वो। कवि यदि अच्छी शिक्षा देती है कविता, तो मानव चरित्र के उत्थान और राष्ट्र को उन्नयन में सहायक होगी। यदि वह अध्ययन पर भावांतरित ही करती है तो उससे मनुष्य मानसिक रूप से कमजोर होंगे और राष्ट्र क्या होगा? दुर्बल होगा। जब लोग कमजोर होंगे तो वह राष्ट्र भी दुर्बल होगा। सोचिए आप,
इसीलिए कहा गया है कि लोकतंत्र में व्यक्ति का, नागरिक का शिक्षित होना जरूरी है, क्योंकि आप कमजोर होंगे तो राष्ट्र दुर्बल होगा। अतः कवि तभी अच्छा माना जा सकता है जब उसे समाज को शिक्षा मिलती हो। समाज को जब शिक्षा मिलती हो तभी उस कवि को अच्छा माना जा सकता है। सारांश यह हुआ कि काव्य का प्रयोजन सत्य का उद्घाटन करना, मानव कल्याण होना, राष्ट्र उन्नयन होना ही माना जा सकता है। प्लेटो रिपब्लिक में क्या लिखते हैं, जो उनका मुख्य बुक है रिपब्लिक किताब, अर्थात हमें उन्हीं कलाकारों को खोजना चाहिए जो कि अपनी प्रकृति की अच्छाई तथा उत्तमता में ही सौंदर्य है, आदर्श को ढूंढ सकें, ताकि हमारे नवयुवक जो कि स्वस्थ स्थान पर रहने वाले व्यक्तियों के समान है, अनवरत रूप से अच्छाई से प्रभावित हो सकें। तो इस तरह से काव्य ने वर्गीकरण किया है। काव्य का 3 मुख्य भेद हैं इसके आधार पर। क्या? पहला विवरणात्मक, जिसमें कलाकार स्वयं कोई लंबा गीत लिखकर अपनी ही कथा कहता है, उसे प्रगीत उन्होंने कहा है, ठीक है, अपनी ही कोई लंबा गीत लिखता है कलाकार। दूसरा अनुकरणात्मक, जिसमें ट्रेजेडी और कॉमेडी का अंतर्भाव होता है, जैसे नाटक। और मिश्रित क्या हो गया तीसरा, जिसमें कवि कुछ अंश तक अपने माध्यम से और कुछ अंश तक पात्रों के माध्यम से अपनी बात कहता है, जैसे महाकाव्य, ठीक है, मतलब नाटक का भी समावेश है और अपने खुद ही वो कहता है, दोनों समावेश है, तो महाकाव्य हो गया। किंतु अनुकरणात्मक होने के कारण प्लेटो ने महाकाव्य और नाटक को आदर्श राज के लिए अनुपयुक्त माना है। नाटक को और महाकाव्य को अनुपयुक्त माना है, ठीक है। अनुकरणात्मक होने के कारण लोग इसका अनुकरण करने लगते हैं ना। नाटक को देख के लोग ऐसे अनुकरण करने लगते हैं, जो फिल्मों में हमें आपको दिखाया जाता है उसका हम आप अनुकरण करने लगते हैं, जबकि वो दिखाया किसी और उद्देश्य से जाता है। तो जो उसमें अच्छाइयाँ दिखाई जाती है वो तो अनुकरण आप करते हैं, अच्छी बात है। उसकी बुराइयों को भी कुछ लोग अनुकरण करने लगते हैं, तो इसीलिए इन्होंने क्या माना है, अनुपयुक्त माना है। फिर भी नीमन काव्य के लिए विहित वही अन्य कलाओं के लिए भी है। अतः जिस शिव की काव्य से अपेक्षा की जाती है उसकी अन्य कलाओं से भी अपेक्षा की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे चैप्टर ख़त्म होता है। और हमारे YouTube चैनल को फ्रेंड्स आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहीं नहीं, आपको जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, उसी में इसका PDF भी देते हैं। और उस PDF में यहाँ पे आप प्रेस शेयर पे जब टच करेंगे तो हमारे YouTube चैनल पे आप चल ही आएंगे। और यहाँ जो आप YouTube देख रहे हैं यहाँ से भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो इस PDF को भी अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और यहाँ पर जो दिया हुआ है इससे सब्सक्राइब कराइए, तो इससे हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए, और हम लेकर आएंगे। और आपकी JSSC की हिंदी के पूरी हम टॉपिक को कवर कर लेंगे अभी 1 महीने के अंदर। एग्जाम होने में भी लेट है, आप निश्चिंत रहिए, जनवरी से पहले एग्जाम नहीं होने वाला है, ठीक है। तो इसके बाद वर्ड्सवर्थ आएगा, वो भी पश्चिमी फिलोसफर है। और फ्रेंड्स आपने जब पढ़ ही लिया तो बताइए आप कहाँ तक आपका इसमें क्लियर हुआ। आप थोड़ा सा बताइए हमें कि प्लेटो की रिपब्लिक का मुख्य आधार क्या था। ऑप्शन दे रहे हैं, ज्ञान ही सद्गुण है, सत्य ही ज्ञान है, सद्गुण ही ज्ञान है, सत्य ही सद्गुण है। क्या ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पे हमने बताया था कि सद्गुण ही ज्ञान है, ठीक है। अच्छा और बताइए आप, प्लेटो की न्याय संबंधी धारणा में सत्य कथन क्या है? प्लेटो की न्याय संबंधी धारणा नैतिक और सर्वव्यापी है, प्लेटो की न्याय सिद्धांत नग्न व्यक्तिवाद के घोर विरोधी है, या दोनों है? क्या होगा उत्तर? दोनों है। चलिए, और प्लेटो शब्द का अर्थ क्या होता है बताइए? चौड़ा मोटा, चौड़ा लंबा, चौड़ा चकड़ा, या चौड़ा गहरा? क्या होगा? चौड़ा चकड़ा, ठीक है। चलिए, थैंक यू फ्रेंड्स। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर इसे कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।